discussing what is the torque acting on a dipole placed in a इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है तो उस पर टॉर्क कितनी लगती है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। सो बेटा टॉर्क एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पड़ा है और उस पर हमने देखना है कि कितनी टॉर्क लगती है। नाउ देखिए बेटा, लेट अस से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, इस तरह से एक्ट कर रही हैं। और यहाँ पे हमने बेटा वी हैव प्लेस्ड ए डाइपोल, यहाँ पे वी हैव प्लेस्ड ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये रहा, ये एरो इंडिकेट कर रहा है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को। और यहाँ ये चार्ज है -q और ये चार्ज है बेटा +q। नाउ अगर इसकी लेंथ 2l है बेटा, इसकी लेंथ 2l है, डाइपोल की लेंथ वी ऑलवेज टेक एज 2l। लेट्स से द डाइपोल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ इंटेंसिटी E। इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटेंसिटी की है और जो डाइपोल है वो उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब आप देखिए बेटा, इस पर +q चार्ज पर फोर्स कैसे लगेगी, QE लाइक दिस, और -q चार्ज पर फोर्स कैसे लगेगी, QE इन दिस डायरेक्शन। अब ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस डू नॉट मैच ईच अदर, दोनों के दोनों लाइन ऑफ एक्शन मैच नहीं कर रहे एक दूसरे को। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये दोनों फोर्सेस इसको एक मोमेंट देंगी, टर्निंग मोमेंट, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और इस टर्निंग मोमेंट को हम लोग टॉर्क कहते हैं। ये टर्निंग मोमेंट कैसा होगा, इट विल ट्राई एंड अलाइन द डाइपोल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये डाइपोल चाहेगा इसको पैरेलल करना फील्ड के, ये जो फील्ड है ये चाहेगी डाइपोल को अपने पैरेलल करना। ठीक है बेटे, तो अब ये देखिए, ये जो टॉर्क है, वी विश टू कैलकुलेट दिस टर्निंग मोमेंट और टॉर्क। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए बेटा, ये लाइन ऑफ एक्शन इसका हो गया और ये इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हो गया, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। सो बेटा टॉर्क जो होती है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो गया बेटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स यहाँ पे कितनी है, QE। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना होगा इन दोनों फोर्सेस के बीच में, यू कैन कैलकुलेट दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बता दूं। देखिए बेटा, ये 2l है, ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट कर दिया, तो ये एंगल तो थीटा आपको पता ही है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन दी टू फोर्सेस, तो ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज p/2l, p/2l ये परपेंडिकुलर है बेटे, तो परपेंडिकुलर अपॉन 2l इज इक्वल टू साइन थीटा। दैट मीन्स टू से परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2l इंटू साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर की लेंथ जो होगी वो होगी 2l इंटू साइन थीटा। अब आप देखिए बेटा, नाउ जो टॉर्क है वो हो जाएगी बेटा कितना है, QE, फोर्स तो होगी QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया बेटा 2l साइन थीटा, इंटू 2l साइन थीटा। अच्छा, Q इंटू 2l कितना होता है बेटे, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज Q इंटू 2l, तो ये हो जाएगा बेटा P इंटू E इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है बेटे, सो ये PE साइन थीटा इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये टॉर्क आपने निकाल लिया। नाउ देखिए बेटा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो टॉर्क वी नो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर।
टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है पी क्रॉस ई। आप देखिए पी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है बेटा, ई ऐसे है, तो पी क्रॉस ई करेंगे तो यू हैव टू कर्ल द पाम फ्रॉम पी टू ई, तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट हुआ है। और टॉर्क इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। नाउ बेटा देखिए, अगर हम डाइपोल को डिफरेंट पोजीशंस में रखे हैं, अलग अलग एंगल बना रहा है ये, मान लीजिए डाइपोल को अलग अलग एंगल्स पे रखा है आपने फील्ड के साथ, तो डाइपोल के अंदर जो है एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं पोजीशन बेस्ड एनर्जी है वो, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं बेटा। अब देखिए, अगर मैंने डाइपोल को सपोज कीजिए मूव करना है बाय सर्टेन एंगल, किसी एंगल से मैंने इसको मूव करना है, तो आई विल हैव टू डू सम वर्क। मान लीजिए मतलब मैंने यहाँ पे इनिशियली डाइपोल वाज लाइंग एट एन एंगल थीटा 1, तो थीटा 1 एंगल पर डाइपोल जो है वो पड़ा था इनिशियली। तो अगर वो इनिशियली थीटा 1 एंगल पर पड़ा था और मैंने उसको घुमा के थीटा 2 पर ले आया अगेंस्ट दी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, तो फिर मुझे वर्क करना पड़ रहा है, और ये वर्क ड्यू टू ये दिस वर्क इज डन ड्यू टू वेरिएबल टॉर्क, टॉर्क इज कंटिन्यूसली वेरिंग, ठीक है बेटा, टॉर्क जो है वो वेरी कर रही है। नाउ टॉर्क इज कंटिन्यूसली वेरिंग, तो अब देखिए बेटा, ये वेरिएबल टॉर्क के कारण हुआ वर्क डन, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक ए वेरी स्मॉल एंगल, जो हमने डिस्प्लेसमेंट दिया इसको, बहुत स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, तो उसके लिए हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लेंगे। सो देखिए बेटा, ये कितना हो जाएगा, dw is equal to tau into d theta, dw is equal to tau into d theta, so tau is the torque, that is equal to pe sin theta into d theta, pe sin theta into d theta. This is the small amount of work done when you are displacing the dipole by a very small angle d theta, तो आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टाउ इंटू डी थीटा आ गया, दैट इज पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब आप देखिए बेटा, अगर मैं निकालना चाहूँ वर्क डन व्हेन आई हैव डिस्प्लेस्ड इट बाय एन एंगल थीटा, व्हेन आई हैव डिस्प्लेस्ड इट बाय एन एंगल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, तो आई विल इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन, तो ये इंटीग्रल हो जाएगा थीटा 1 टू थीटा 2, इंटीग्रल हो जाएगा थीटा 1 टू थीटा 2। अब देखिएगा बेटा, इंटीग्रल थीटा 1 टू थीटा 2 पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, सो ये हो जाएगा बेटा, वर्क डन विल बी इक्वल टू पीई इंटू माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, सो दिस विल बी इक्वल टू पीई इंटू बेटा माइनस कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा कॉस ऑफ थीटा 1, तो ये हुआ कितना, दिस इज इक्वल टू पीई इंटू बेटा कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। अब हम एक रेफरेंस पोजीशन फिक्स कर देंगे बेटा, ये जो वर्क डन है ये कहाँ चला गया, इन चेंजिंग दी पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने में चला गया। अब हम देखते हैं बेटा कि अगर हमने मान लीजिए रेफरेंस पोजीशन फिक्स कर दिया कि इनिशियली द बॉडी वाज इनिशियली द डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल वाज मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इनिशियली अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो बेटा ये फैक्टर cos 90 ये जीरो हो जाएगा। और मान लीजिए फिर डाइपोल को हम किसी एंगल थीटा पर लेकर जा रहे थे विद द फील्ड, सो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो वर्क डन है that is equal to the change in potential energy, तो potential energy change in potential energy delta u से डिनोट कर रहा हूँ, that is equal to if theta 1 was 90 and theta 2 was any angle theta with the field, so therefore work done is equal to change in potential energy is equal to PE into cos of 90 minus cos of theta। सो बेटा देखिए cos 90 कितना है, जीरो, cos 90 जीरो है, तो आपके पास ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू माइनस पीई इंटू कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब हमने एक रेफरेंस सिलेक्ट कर लिया जहां पे कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, वो रेफरेंस है 90 डिग्री एंगल पर, और कहीं भी किसी भी एंगल पर जो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल के पास होगी दैट इज इक्वल टू माइनस पीई इंटू कॉस ऑफ थीटा।
तो अगर आपको कभी वर्क डन निकालना हो और डाइपोल के एंगल्स दे रखे हो, तो यू नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, एंड इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट यू कैन डू इज पोटेंशियल एनर्जी चेंज निकाल लो, you just simply find out the potential energy change and that will be equal to the work done in moving the dipole from that angle to the other angle. अगर डाइपोल चल रहा है फील्ड की डायरेक्शन में तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव आएगा, अगर अगेंस्ट चला रहे हैं आप तो हमेशा वर्क डन विल बी पॉजिटिव। ठीक है बेटे, तो ये आप जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो अब हम असाइनमेंट्स निकाल लीजिए बेटा, वी विल बी डिस्कसिंग द असाइनमेंट्स नाउ। असाइनमेंट्स निकाल लीजिए बेटा, असाइनमेंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 point charges plus 4 micron coulomb and plus 2 micron coulomb repel each other with a force of 8 Newton. If a charge of minus 4 micron coulomb is added to each of these charges, the force would be, so ये देखिए बेटा, ये क्वेश्चन हमने देखना है कि कितना फोर्स होगा यदि हमने क्या किया है, सपोजिंग दैट वी हैव एडेड माइनस 4 माइक्रोन कूलम ऑफ चार्ज टू बोथ ऑफ देम। सो देखिए बेटा, ऐसा है कि आपके पास जो गिवन चार्जेस हैं, पहला क्वेश्चन में जो गिवन चार्जेस हैं वो है प्लस 4 माइक्रोन कूलम एंड प्लस 2 माइक्रोन कूलम। अगर हम इन दोनों में माइनस 4 माइक्रोन कूलम ऐड करते हैं तो ये 0 हो जाएगा बेटा, ये 0 माइक्रोन कूलम हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2 माइक्रोन कूलम। अगर एक चार्ज 0 हो गया, आपको पता है फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, वो किसके बराबर है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। और अगर एक चार्ज 0 हो गया तो नेचुरली फोर्स जो है वो कितनी हो जाएगी, 0। फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, in that particular situation force will be 0, so answer becomes A part, answer is A part। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। The dielectric constant K of an insulator can be, देखो बेटा, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इंसुलेटर का हमेशा 5 या 5 से बड़ा होता है। तो अब देखिए, पहली चॉइस है -1, दूसरी चॉइस है 0, तीसरी चॉइस है 0.5 और चौथी चॉइस है 5। सो बेटा डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 5 होगा। ठीक है, दैट इज 5। आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 4 into 10 power minus 7 coulomb. The number of electrons transferred from wool to polythene is, ठीक है बेटे, the number of electrons transferred from wool to polythene is, तो ये हमने देखना है। अब आप देखिए बेटा, ये आपके पास इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 4 into 10 power minus 7 कूलम। सो नेगेटिव चार्ज है, तो देखो बेटा, चार्ज आपको पता है इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n टाइम्स e इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n टाइम्स e। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हमने निकालना है। ठीक है बेटे, फ्रॉम वुल टू पॉलिथीन। तो अब आप देखिए, नेगेटिव चार्ज कितना है, 4 into 10 power minus 7 is equal to number of electrons into charge on one electron, that is 1.6 into 10 power minus 19. So number of electrons कितने हो जाएंगे बेटा, 4 into 10 power minus 7 over 1.6 into 10 power minus 19. So that is equal to how much, ये आ जाएगा बेटा कितना, 2.5 into 10 की power 12, 2.5 into 10 की power 12, these many electrons। तो आंसर क्या बनता है, आंसर इज B for Bombay, आंसर इज B for Bombay। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, two charges
are placed a certain distance apart. A metallic sheet is placed between them. What will happen to the force between the charges? So दो charges हैं और दोनों के दोनों किसी दूरी पर रखे गए हैं, certain distance apart. A metallic sheet is placed between them. दोनों के बीच में एक metallic sheet रख दी गई है. तो बेटा force क्या होगा between the two charges? ऐसा है बेटे, देखो अगर metallic sheet रखी जाए दो चार्जेस के बीच में, आपको पता है उसका k इनफाइनाइट होता है. कंडक्टर के लिए k इज इनफाइनाइट. फॉर ए कंडक्टर k इज इक्वल टू इन्फिनिटी. तो अगर दो चार्जेस के बीच में पूरी तरह से कंडक्टर भर दिया जाए तो फोर्स जीरो हो जाती है. अब अगर आपने एक बहुत थिन शीट रख दी है बिटवीन दी टू चार्जेस, तो वो क्या करेगी, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जो फोर्स है वो बहुत कम हो जाएगी. द फोर्स विल डिक्रीज. सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. ठीक है बेटे, फोर्स डिक्रीजेस. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन. The ratio of the force between two charges in vacuum at a certain distance apart to that between the same charges the same distance apart in a medium of permittivity epsilon is. दोबारा रिपीट करता हूँ बेटे. The ratio of the force between two charges in vacuum at a certain distance apart to that between the same charges the same distance apart in a medium of permittivity epsilon is. सो देखो बेटा, फोर्स की रेशियो निकालनी है हमने बिटवीन वैक्यूम और बिटवीन ए मीडियम. आपको पता है बेटा, फोर्स जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी परमिटिविटी. दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये तो होगी फोर्स किस में बेटा, वैक्यूम या एयर में. और फोर्स किसी मीडियम में कितनी हो जाएगी, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज बेटे, एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम. तो अगर आप एफ नॉट बाई एफ करते हैं तो एफ नॉट बाई एफ आपके पास कितना आ जाएगा बेटे, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट. तो इसका मतलब है, अब देखिए चॉइस देखिए, फर्स्ट चॉइस है एप्सिलॉन इज टू 1, सेकंड चॉइस है 1 इज टू एप्सिलॉन, थर्ड चॉइस है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट. तो आंसर इज सी पार्ट. आंसर क्या बनता है बेटा, सी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन. Sixth question. A body has a negative charge of 1 coulomb. It means that, so एक बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है 1 कूलम का. सो बेटा चॉइसेस पढ़ूंगा इसकी मैं. It has lost 1 electron. It has acquired 1 additional electron. It has lost 6.25 into 10 power 18 electrons. It has acquired 6.25 into 10 power 18 additional electrons. तो एक कूलम का चार्ज बनाने के लिए बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉडी को लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे चार्ज जो है वो नेगेटिव 1 कूलम है. तो नेगेटिव 1 कूलम का चार्ज बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी को लेना पड़ेगा, वी विश टू कैलकुलेट दैट. तो अब आप देखिए बेटा, Q इज इक्वल टू N इंटू ई. Q इज इक्वल टू N इंटू ई. 1 कूलम का नेगेटिव चार्ज है, ठीक है जी. तो इसका मतलब लूज तो नहीं कर रही बॉडी, तो गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को. सो ये हो जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19. सो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो n आ जाता है आपके पास 1 ओवर 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19. ये हो जाता है बेटा 6.25 इंटू 10 पावर 18, 6.25 into 10 power 18 एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है बेटे, इतने एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन. 5 balls numbered 1, 2, 3, 4, 5 are suspended using separate threads. The balls 1, 2, 2, 4 and 4, 1 show electrostatic attraction, while balls 2, 3 and 4, 5 show repulsion. Therefore, ball 1 must be. Therefore, ball 1 must be. So, अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है. अब इसमें एक प्रिंसिपल है इस क्वेश्चन में जो यूज हो रहा है, that is electrostatic force of repulsion. Repulsion is sure test of electrification. दो बॉडीज चार्ज्ड हैं
उसका टेस्ट कौन सा है, श्योर टेस्ट कौन सा है, रिपल्शन। ठीक है बेटे, अट्रैक्शन इज नॉट दी श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो चार्ज बॉडीज अगर हमने स्पेसिफाई करनी है तो रिपल्शन उसका एक राइट टेस्ट है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, अगर हमने दो बॉडीज हमने देखा कि अट्रैक्ट कर रही हैं, दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों की दोनों चार्ज होंगी। अगर एक उनमें से कोई भी एक चार्ज होगी तो दूसरे को अट्रैक्ट करेगी ही करेगी। ठीक है बेटा, अगर ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें नेगेटिव इंड्यूस कर देगी, और इसमें अगर नेगेटिव इंड्यूस हो गया तो इसने इसको अट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है बेटे। अच्छा, अगर दोनों बॉडीज पॉजिटिवली चार्ज होती तो रिपल्शन होती, रिपल्शन हो रही है दो बॉडीज की तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों की दोनों चार्ज हैं। अट्रैक्शन हो रही है तो वी कैन नॉट से दैट बोथ द बॉडीज आर चार्ज, it may so happen that one of the bodies will be charged, this we can surely say, but we cannot say both the bodies are charged। अब यही क्वेश्चन जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें यही प्रिंसिपल हम लोग यूज करेंगे। तो मैं आपके सामने इसको पूरा सॉल्व करूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे। देखिए, हमारे पास 5 गेंदें हैं और उसमें से देखो बेटा 1 2 3 4 5, ये 5 गेंदें हैं हमारे पास। इसमें से 2 और 3 रिपल्शन शो कर रही हैं और 4 और 5 रिपल्शन शो कर रही हैं। ये होगी रिपल्शन वाली। ठीक है बेटे, 2 3 रिपल्शन और 4 5 रिपल्शन। अच्छा, अब हमारे पास जो अट्रैक्शन वाले पेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं? अट्रैक्शन वाले पेयर्स हैं वो हैं बेटा 1 2 1 2 2 4 और बेटा 4 1। ये दो, ये जो हमारे पास 3 जोड़े हैं, दे आर शोइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो अब हमने पता करना है कि बॉल 1 मस्ट बी। ठीक है बेटा, तो बॉल 1 पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल होगी। ठीक है, या मेड ऑफ मेटल। ठीक है बेटे, तो अब आप देखिए, हमने ये पता करना है कि इस पे चार्ज कैसा होगा। इसको करने के लिए देखो बेटा 2 3 अगर रिपल्शन शो कर रही हैं तो हो सकता है दोनों की दोनों पॉजिटिव हो। लेट्स से बोथ आर पॉजिटिव, 2 और 3 हमने पॉजिटिव कर दी, रिपल्शन है। अच्छा बेटा, एक चीज और देखिए, 2 और 4 अट्रैक्शन शो कर रही है ना, तो इसका मतलब ये दोनों, इस पे 4 पे इसका ऑपोजिट चार्ज होगा। मान लीजिए ये दोनों नेगेटिव है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहें तो इन दोनों को पॉजिटिव भी ले सकते हैं और इन दोनों को नेगेटिव भी ले सकते हैं। मैंने इन दोनों को पॉजिटिव ले लिया और इन दोनों को नेगेटिव ले लिया। तो अब आप देखिए बेटा, इसमें बिकॉज हमें पता है 2 4 अट्रैक्शन शो कर रही है। अब ये वाला पेयर तो हो गया बेटा क्लियर। अच्छा, 4 1 और 1 2 के बीच में क्या है, अट्रैक्शन। अब बेटा देखो, 2 तो चार्ज्ड बॉडी है, 4 भी चार्ज्ड है, 1 अगर न्यूट्रल हो तो भी अट्रैक्ट होगी। ठीक है बेटे। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप इस पे मान लो चार्ज मान लेते हो, 2 पॉजिटिव है ना, तो ये नेगेटिव होनी चाहिए। तो अगर ये 4 के साथ फिर रिपल्शन शो करनी चाहिए, इसे 4 के साथ फिर इसे रिपल्शन शो करनी चाहिए, बट ये अट्रैक्शन ही शो कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये डेफिनेटली न्यूट्रल बॉडी है। कैसी है, न्यूट्रल। तो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर बिकम्स सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे, 8th क्वेश्चन। Question number 8. The distance between 2 point charges is increased by 10%. The force of interaction. So बेटा ऐसा है, 2 point charges के बीच की दूरी हमने इंक्रीज कर दी बाय 10%। तो 10% से हमने इंक्रीज कर दी क्या, 2 point charges के बीच की दूरी। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, वी वांट टू फाइंड दैट। ठीक है बेटे। सो अब देखिए, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब अगर आपने जो है चार्जेस के बीच की दूरी इंक्रीज कर दी बाय 10%, तो इसका मतलब आर अब कितना हो गया, नया आर जो होगा, आर डैश हम बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू आर प्लस बेटा 10% ऑफ आर। सो ये हो गया बेटा 1.1 आर। ठीक है, तो आर डैश हो गया 1.1 आर। ठीक है, अब आप देखिए, फोर्स एफ डैश विल बी इक्वल टू 1.1 आर का स्क्वायर। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1.21 टाइम्स आर स्क्वायर। अब आप ऐसा कीजिए बेटा, डिवाइड कर दीजिए, एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 ओवर 1.21।
अच्छा, फोर्स जो है आपको पता है डिस्टेंस बढ़ाने पर फोर्स जो है वो घट जाएगी, ठीक है। अब हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। फोर्स कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी, एफ डैश ओवर माइनस, दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट किया, एफ डैश माइनस एफ ओवर एफ इज इक्वल टू 1 बाय 1.21 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1.21 बाय 1.21, ठीक है बेटे। तो ये अगर आपने परसेंटेज में निकालना है, ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि फोर्स डिक्रीज कर रही है, तो परसेंटेज निकालना है तो इसको इंटू 100 कर देंगे। तो अब आप देखिए बेटा ये हो जाएगा 0.21 अपॉन 1.21 इंटू क्या चीज बेटे 100। सो ये हो गया 21 ओवर 1.21। ये सॉल्व करते हो तो लगभग आपके पास 17% से फोर्स का डिक्रीज आ जाता है। तो द फोर्स डिक्रीजेज बाय 17%। सो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर बिकम्स सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट, ठीक है। फोर्स डिक्रीजेज बाय 17%। नेक्स्ट बेटे 9th क्वेश्चन। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज, एक मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, ठीक है बेटे। देखो मेटल जो होता है वो कंडक्टर होता है, और कंडक्टर का हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा है इनफाइनाइट होता है, ठीक है बेटे। सो कंडक्टर हैज इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो आंसर इज ए पार्ट, आंसर क्या है 9th का, ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 10th क्वेश्चन देखेंगे आप। Three charges each of +1 micron coulomb are placed at the corners of an equilateral triangle. If the force between any two charges be F, then the net force acting on either charge will be, तो हमने देखो बेटा हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल पर 3 चार्जेस दिए हुए हैं, ये देखिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया बेटे मैंने, और इस पर 3 चार्जेस पड़े हैं हमारे पास। एक है +1 माइक्रोन कूलम, ये भी +1 माइक्रोन कूलम, और ये भी +1 माइक्रोन कूलम, ये 3 चार्जेस पड़े हैं। और बेटा हमने नेट फोर्स ऑन आइदर चार्ज विल बी, हर एक चार्ज पर, किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालनी है। वी वांट टू फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्जेस। तो मान लीजिए मैं इस पे नेट फोर्स निकालना चाहता हूँ। देखो बेटा इस पर फोर्स F, क्योंकि आपको दे रखी है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स F है, और इसके कारण इस पर फोर्स कैसे होगी, ऐसे। ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा 60, दिस विल बी 60 डिग्री, ठीक है। तो अब आप नेट रिजल्टिंग फोर्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, एफ आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 60। तो ये हो जाएगा बेटा कितना, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो ये हो गया रूट ऑफ 3 एफ स्क्वायर, यानी कि एफ टाइम्स रूट 3, f times root 3. So answer becomes B for Bombay. Answer is B for Bombay. ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे। Each of the 2-point charges are doubled. Each of the 2-point charges are doubled, and their distance is halved. Force of interaction becomes n times where n is. सो बेटा देखो ऐसा है कि दोनों पॉइंट चार्जेस जिनके बीच में हम फोर्स देख रहे हैं उनको हमने क्या कर दिया है, डबल कर दिया, और उनके बीच के डिस्टेंस को क्या कर दिया है, हाफ। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिकम्स n टाइम्स, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बिकम्स n टाइम्स वेयर n इज, तो n की वैल्यू कितनी होगी, वी वांट टू फाइंड दैट। तो अब आप देखिए बेटा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको पता है f जो है दैट इज इक्वल टू k टाइम्स q1 q2 बाई r स्क्वायर। तो f डैश जो नई फोर्स होगी when you have doubled the two charges and when you have half the distance, कितनी हो जाएगी, k टाइम्स बेटा ये हो जाएगा 2q1 इंटू 2q2 अपॉन डिस्टेंस हाफ, तो r स्क्वायर बाय 4 का फैक्टर आ गया, तो ये हो जाएगी 16 टाइम्स
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यानी कि फोर्स F डैश होगी 16 टाइम्स F। तो यानी कि ये जो फैक्टर N हो गया दिस इज इक्वल टू 16। तो फैक्टर N इज इक्वल टू 16। सो आंसर बिकम्स D फॉर दिल्ली। आंसर बिकम्स D फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। A million electrons are added to a pith ball. Its charge is, तो उसका चार्ज कितना होगा। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड किए हैं एक पिथ बॉल को और उस पर हमने चार्ज निकालना है। वी वांट टू फाइंड आउट द चार्ज। सो देखो बेटा चार्ज आपको पता है Q इक्वल टू NE। सो ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ऐड किए हैं आपने 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। सो दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 13 कूलम्स। तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 13 कूलम्स। ऑफ कोर्स ये ऐड किए गए इलेक्ट्रॉन्स तो चार्ज की नेचर कैसी होगी नेगेटिव। सो आंसर इज सी पार्ट। आंसर क्या बन गया सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 13th क्वेश्चन देखेंगे। अब 13th क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। A soap bubble is given a negative charge, then its radius। एक सोप बबल को हमने कैसा चार्ज दे दिया बेटा नेगेटिव चार्ज दे दिया है, तो उसके रेडियस का क्या होगा। ऐसा बेटा नेगेटिव चार्ज देने पर जब हम सोप बबल को नेगेटिव चार्ज दे देंगे तो उसकी फिल्म पर इनर साइड पे भी और आउटर साइड पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कंप्लीटली, और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। तो ड्यू टू रिपल्शन व्हाट विल हैपन, द रेडियस ऑफ द बबल विल इंक्रीज। तो बबल का रेडियस इंक्रीज कर जाएगा। आंसर क्या बनता है बेटे आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन देखेंगे। A charge capital Q is divided into two parts Q and Q minus Q and separated by a distance R. The force of repulsion between them is maximum when। तो ऐसा है बेटे देखो एक चार्ज Q था हमारे पास, क्वेश्चन समझ लीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक चार्ज Q था हमारे पास और इस चार्ज को हमने दो में स्प्लिट अप कर दिया। वो दो टुकड़े क्या क्या हैं, एक Q और दूसरा है एंड अदर इज कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। इसमें स्प्लिट अप कर दिया है दोनों चार्जेस को, और हम चाहते हैं और इनको एक फिक्स्ड दूरी R पर प्लेस कर दिया है। इन दोनों को फिक्स्ड दूरी R पर प्लेस कर दिया है। तो हमने ये पता करना है कि इस चार्ज को कैसे डिवाइड किया जाए कि जो है इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसी हो, मैक्सिमम हो, मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जर्ट करें। ठीक है बेटा ये हम देखना चाहते हैं। तो आप देखिए कैसे करेंगे इसे। अगर आपने इन दोनों को Q और कैपिटल Q माइनस स्मॉल q को R दूरी पर प्लेस कर दिया है तो फोर्स कितनी हो जाएगी, फोर्स विल बी K टाइम्स Q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाई क्या चीज बेटे R स्क्वायर। ये हो जाएगी फोर्स। तो अब आप इस फोर्स को क्या करना चाहते हो, मैक्सिमाइज करना चाहते हो। तो आप देखिए बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए dF बाई डी क्यू, क्योंकि स्मॉल क्यू वेरिएबल हो गया ना बेटे, आपने कितने पार्ट्स में किया, स्मॉल क्यू बिकम्स अ वेरिएबल। सो डी एफ बाई डी क्यू विल बी इक्वल टू के बाई आर, के लिए तो कांस्टेंट हो गया, इंटू डी बाई डी क्यू ऑफ क्या चीज बेटे क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना के बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू इंटू डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू विल बी 1, तो क्यू माइनस 2q आ गया। ठीक है बेटे। और अगर आपने मैक्सिमम या क्रिटिकल पॉइंट निकालना हो, यानी मैक्सिमम या मिनिमम की कंडीशन चेक करनी हो, तो बेटा dF बाई डी क्यू को जीरो के इक्वेट कर दो, dF बाई डी क्यू को जीरो के इक्वेट कर दो। तो यानी कि k बाई दिस इंप्लाइज k बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू माइनस 2q इज इक्वल टू जीरो। सो इसका मतलब है स्मॉल q बिकम्स इक्वल टू q बाई 2। ठीक है बेटे। तो स्मॉल q जो है that becomes equal to q by 2, यानी कि सीधी बात जो गिवन चार्ज है उसको आप इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दीजिए, तो जो फोर्स एक्सर्ट होगी बिटवीन दी टू चार्जेस दैट विल बिकम मैक्सिमम। वो फोर्स कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। नेक्स्ट बेटे 15th क्वेश्चन।
नेक्स्ट देखिए बेटा 15th क्वेश्चन, यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज। तो हमने देखना यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज। सो बेटा देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये होती है ना बेटे। सो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट्स क्या हो जाएंगी, Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर इंटू 4 पाई, ठीक है बेटे। तो ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट्स हो जाएंगी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटे। आप चारों चॉइसेस में चेक कीजिए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना, तो आंसर इसमें कोई सा भी नहीं मैच कर रहा है। सो आंसर बिकम्स डी फॉर दिल्ली, दैट इज नन ऑफ दीज। Question number 16th. 4 equal charges, each plus q, are placed at the 4 corners of a square of side A. Then the Coulomb force experienced by one charge due to the rest of 3 is. So देखिए बेटा हमारे पास एक 4 इक्वल चार्जेस हैं प्लस क्यू ईच, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू। और बेटे दे आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, ये कहाँ पड़े हैं, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे पड़े हैं। और हमने पता करना है कि इस पर किसी एक चार्ज पर कितनी कूलम फोर्स लगेगी, कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी लगेगी ड्यू टू द अदर 3। तो मान लीजिए मैं इस चार्ज पर देखना चाहता हूँ व्हाट इज द कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये डिस्टेंस आपको ए दे रखा है, मतलब यानी कि स्क्वायर की जो साइड है दैट इज ऑफ ए लेंथ। तो अब आप देखिए बेटा इसमें पहले इस चार्ज पे फोर्स निकालना चाहते हैं, तो इसके कारण इस पे रिपल्सिव फोर्स ऐसे हो गई, दैट इज एफ। और ये भी कैसे होगी बेटा, ये भी एफ हो गई। तो यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इसके डायगोनल पे, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा बेटा, इसके डायगोनल पे आएगा, ठीक है। सो इसके डायगोनल पे रिजल्टेंट जो आएगा दैट विल बी f√2, वो कितना हो जाएगा f√2। अच्छा बेटे देखिए इसके कारण इस पर रिपल्शन फोर्स और लगेगी दैट इज f डैश। सो नेट फोर्स क्या होगी बेटा, f नेट इज इक्वल टू f√2 प्लस f डैश, f√2 प्लस f डैश। सो f किसके बराबर हो जाएगा बेटा, देखिए दिस इज इक्वल टू k टाइम्स q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है बेटे, ए स्क्वायर इंटू √2। अच्छा बेटे प्लस, अब देखिए ये फोर्स जो एफ डैश है ये किसके बराबर हो जाएगी, ये ए है ये ए है, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये डिस्टेंस a√2, दिस इज इक्वल टू a√2। तो ये हो जाएगा k q स्क्वायर बाई a√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है बेटे, a√2 का स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर, ठीक है बेटे। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा k q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कॉमन ले लो, अंदर आ गया बेटे √2 प्लस प्लस बेटे 1/2, ठीक है बेटे, √2 प्लस 1/2। तो ये हो गया कितना बेटे, दिस कैन बी रिटन एज, इसको ऐसे लिख सकते हैं k q स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। अगर यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा इधर 2√2 प्लस 1, ठीक है बेटे, ये नेट फोर्स होगी। तो एफ नेट इज इक्वल टू k q स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर इंटू 2√2 प्लस 1। सो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर बिकम्स ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 17th क्वेश्चन देखेंगे अब। The electric charge in uniform motion produces। तो बेटा देखो अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज है यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है बेटे, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, देखो इट प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। एक चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में इट कंस्टिट्यूट्स बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होएगी, ठीक है, और बेटा साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
आंसर सी पार्ट बनता है इसका। 18th क्वेश्चन देखेंगे। A charge small q is placed at the midpoint of the line joining two equal charges q. The system of three charges will be in equilibrium when q has the value. So देखो बेटा ऐसा है, एक चार्ज स्मॉल q है, इट इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस q, और हमने पता करना है कि थ्री चार्जेस इक्विलिब्रियम में कब होंगे, किस चार्ज की, इस क्यू चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब देखिए बेटा, ये हमारे पास कैपिटल क्यू, ये भी कैपिटल क्यू, और इनके मिड पॉइंट पर स्मॉल क्यू। सो मान लीजिए अगर ये दोनों चार्जेस आपस में a दूरी पर हैं तो ये कितना हो गया बेटा, a/2, क्योंकि इसको मिड पॉइंट पे रखा है। इन दोनों चार्जेस का नेचर हमको प्लस q दे रखा है, पॉजिटिव है यानी कि, तो आपने इस q का मैग्नीट्यूड निकालना है कि सच दैट इक्विलिब्रियम में हो। तो इस पर नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, 0। किसी एक कोने वाले चार्ज को पकड़ लो, दोनों में से प्लस q में से कोई एक कोने वाला चार्ज पकड़ लो, और उस पर नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। सो अब देखिए बेटा, अगर हम इस चार्ज को कंसिडर करें तो इसके कारण इस पर अगर ये पॉजिटिव होता तो ये रिपल करता और ये भी रिपल करता, फिर ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता था। यानी कि जो हमारा ये चार्ज है इट शुड बी नेगेटिव। तो इसके कारण फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी हो जाएगी बेटा, क्यू क्यू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव है क्योंकि के क्यू क्यू बाई a/2 का होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू k टाइम्स q स्क्वायर बाई क्या चीज बेटे, बाई a स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया q कितना हो गया बेटा, q विल बी इक्वल टू माइनस q/4, q विल बी इक्वल टू माइनस q/4। सो यानी कि जो चार्ज आपके पास है, जो चार्ज आपने इक्विलिब्रियम बीच में रखा है, that should have a magnitude minus q/4. So answer क्या बनता है, answer becomes C part. Answer is C part, minus q/4. Next बेटे 19th question. A point charge plus q is placed at the midpoint of a cube of side L. The electric flux emerging from the cube is, so देखो बेटा क्यूब का मिड पॉइंट क्या होता है, जहां उसके 3 डायमेंशन में डायगोनल्स मीट करते हैं, ठीक है, जहां पे डायगोनल्स क्यूब के मीट करते हैं, ठीक है, दैट इज दी मिड पॉइंट ऑफ द क्यूब। उस पर हमने चार्ज कितना रखा है बेटे, प्लस क्यू चार्ज रखा है उसके मिड पॉइंट पे, यानी कि ये हमारा क्यूब है और इस क्यूब का ये रहा बेटे मिड पॉइंट, इस पर क्यू चार्ज रखा है। तो कितना फ्लक्स लिंक्ड है इस क्यूब के साथ, वी वांट टू फाइंड दैट। तो अब आप देखिए बेटा, फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर बिकम्स ए पार्ट, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट बेटे 20th क्वेश्चन। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन देखेंगे। Two horizontal plates charged with plus q and minus q charge are having an area a meter square. A charged drop of oil is suspended in equilibrium position between the plates. The charge on the oil drop will be, तो charge on the oil drop हमने निकालना है, ठीक है बेटे। सो हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, और ये देखिए एक प्लेट ये रही और बेटा दूसरी प्लेट नीचे है, इस पर प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू, इसका एरिया ए और इसका एरिया भी ए, और इसके बीच में हमने क्या कर रखा है बेटे, वी हैव सस्पेंडेड ए ऑयल ड्रॉप। तो ऑयल ड्रॉप पे कितना चार्ज हो सच दैट, कितना चार्ज हो ऑयल ड्रॉप पे सच दैट इट रिमेन्स सस्पेंडेड, ठीक है बेटे। तो चार्ज का हमने मैग्नीट्यूड निकालना है बेसिकली। अब आप देखिए ये
चार्ज Q मान लीजिए सॉलिड ड्रॉप पे, इसका वेट बैलेंस होना चाहिए, इसका वेट है mg। तो इस पे इस सिचुएशन में अगर आप नीचे पॉजिटिव रखते हो ऊपर नेगेटिव रखते हो तो कैसा जो चार्ज ड्रॉप पर होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, और बेटा अगर आपने ऐसे रखा है तो इस सिचुएशन में जो ड्रॉप पर चार्ज है इट शुड बी नेगेटिव, ठीक है, तभी फोर्स ऊपर को आएगी और तभी ये इसका वेट बैलेंस करेगा। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बिटवीन दी टू प्लेट्स, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई क्या चाहिए बेटे, एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा इज Q बाई ए टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटे। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इस पर Fe ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस शुड बैलेंस mg। Fe फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स should balance the weight of the drop, it should balance the weight of the drop, that is mg। तो इसको वेट को इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब आप देखिए बेटा QE चार्ज ऑफ द ड्रॉप Q इनटू स्मॉल q बाई a टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू m इनटू g। सो दैट इंप्लाइज Q कितना हो गया बेटे, mg a एप्सिलॉन नॉट बाई q, mg a एप्सिलॉन नॉट बाई q। सो आंसर बनता है सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। आंसर क्या बन रहा है बेटे, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21st क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे बेटा 21st क्वेश्चन। The given figure shows the electric lines of force emerging from a charged body. If the electric fields at A and B are EA and EB respectively, and if the displacement between A and B is R, then तो देखिए बेटा इसमें हमारे पास ये गिवन फिगर है, और इसमें दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, एक पॉइंट A और यहाँ पर दूसरा पॉइंट B। ये दोनों A और B पॉइंट R दूरी पर हैं एक दूसरे से, और हमने पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कितनी होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड EA बोल रहे हैं हम, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड EB बोल रहे हैं, और हमने पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी कितनी होगी, ठीक है बेटा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी, क्या दोनों में बराबर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमने पता करना है, कंपेयर करना है। तो इसका मतलब देखो बेटा यहाँ पे फील्ड लाइंस ज्यादा नजदीक हैं और यहाँ पर फील्ड लाइंस दूर हो गई। मैंने आपको बताया था जहाँ पर फील्ड लाइंस नजदीक होती हैं वहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग होती है, और जहाँ पर फील्ड लाइंस दूर हो जाती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक पड़ जाती है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, सो EA इज ग्रेटर देन EB, सो आंसर इज ए पार्ट। आंसर क्या बनता है बेटे, ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 22nd क्वेश्चन, the electric field near the conducting surface having a uniform charge density sigma is, ठीक है बेटे, having a uniform charge density sigma is, ऐसा है एक हमारे पास कंडक्टिंग सरफेस है और उस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, उस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और उसके नियर पॉइंट पे, किसी नियर अबाउट पॉइंट पे वी वांट टू फाइंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो आप देखिए बेटा अगर हमारे पास कोई भी मेटेलिक सरफेस हो, कोई भी मेटेलिक सरफेस हो तो उसके चार्ज सरफेस पे रिजाइड करता है, ऑलवेज इट रिजाइड्स एट द सरफेस ऑफ द चार्ज। तो एक बात बहुत खास है इसमें, बहुत ध्यान रखने वाली है, ठीक है बेटे। देखिए ऐसा है कि मेटेलिक सरफेस जब भी हम कंसीडर करते हैं तो वी ऑलवेज, ठीक है बेटे, वी ऑलवेज फाइंड दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वन सरफेस, ठीक है, ड्यू टू द फ्री सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्योंकि जो अंदर कंडक्टर के आप देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास बेटा ये 22nd क्वेश्चन को, अगर आपके पास ये कंडक्टर है और इसके नियर अबाउट इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे आप फील्ड पता करना चाहते हैं, तो बेटा एक सिलेंडर बनाओगे आप, और ये क्लोज सरफेस बन गया, इसका सिलेंडर का एक पार्ट कहाँ चला गया, अंदर,
ठीक है बेटे, कंडक्टर के अंदर। तो इसमें फील्ड क्या है अंदर कंडक्टर के? जीरो, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ रिजाइड करता है? अलोंग ऑन दी सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सो सरफेस पे ही रिजाइड करता है सारे का सारा चार्ज। तो इसका मतलब है अंदर जो है वो जीरो है, और यहाँ पर ही आपने क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इसलिए एक ही सरफेस आएगा, और E इंटू ए इज इक्वल टू ठीक है बेटे, E इंटू ए इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है बेटे, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। और फील्ड होगी कैसे? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो आंसर इज सी पार्ट। आंसर क्या हो गया? सी पार्ट। नेक्स्ट देखेंगे बेटा 23rd क्वेश्चन। In a region of space, the electric field is given by E is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको दे रखा है बेटा 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। The electric flux through a surface of area, the electric flux through a surface of area 100 units in xy plane is 100 यूनिट्स इन एक्स वाई प्लेन। जो हमारा एरिया है वो कौन से प्लेन में पड़ा है बेटा? एक्स वाई प्लेन में पड़ा है। ठीक है, और कितना एरिया है उसका? 100 यूनिट्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको दे रखा है, और हमने बेटा फ्लक्स निकालना है। आपको पता है फ्लक्स जो होता है, देखो एरिया ए वेक्टर कितना हो जाएगा? वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, यानी कि वो कौन से एक्सिस में हो गया? जेड एक्सिस में हो गया। वो कौन से एक्सिस में हो गया बेटा? जेड एक्सिस में। और कितने यूनिट्स है? 100 जे कैप हो, 100 के कैप हो जाएगा बेटे। एरिया कितना हो जाएगा? 100 के कैप। सो बेटा फ्लक्स कितना हो गया? ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। सो दैट इज 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप डॉट 100 के कैप। सो ये हो जाएगा बेटा कितना? दिस विल बी 300 यूनिट्स। फ्लक्स कितना हो जाएगा? 300 यूनिट्स। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 24th क्वेश्चन देखेंगे अब। The mathematical form of Gauss's law is epsilon naught into integral E vector dot ds vector is equal to q. In this reference, which of the following is correct? E depends on the charge q which is enclosed within the Gaussian surface only. बात सही है बेटे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है किस पे? चार्ज q which is enclosed between the Gaussian surface only. E depends on the charge which is inside and outside the Gaussian surface. और थर्ड पार्ट है E does not depend on the magnitude of charge q. All the above. तो D पार्ट है। देखो बेटा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे डिपेंड जरूर करती है कि चार्ज एनक्लोज्ड कितना है और बाहर चार्ज कितना है। ठीक है, तो ये बी पार्ट तो सही नहीं है। सी पार्ट कह रहा है कि डज नॉट डिपेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेटली इस बात पे तो डिपेंड करती है कि मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का। ठीक है बेटे, सो आंसर इसका जो बनता है, करेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर इज ए पार्ट। आंसर क्या है? ए पार्ट। नेक्स्ट देखेंगे बेटा 25th क्वेश्चन। How much electric flux will come out through a surface S is equal to 10j cap kept in an electrostatic field E is equal to 2i plus 4j plus 3k. So देखो बेटा सरफेस जो एरिया वेक्टर है वो है 10j, और जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है दैट इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 3k। तो जो फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर दैट इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 3k डॉट 10j। तो ये कितना हो जाएगा बेटे? 4 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 40। तो फ्लक्स जो हो गया इतने वीबर 40 यूनिट्स यहाँ पे
यूनिट्स नहीं दे रखी हैं, तो आंसर इज 40 यूनिट्स। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 26 क्वेश्चन। Two electrons separated by distance r experiences a force F between them. The force between a proton and a singly ionized helium atom separated by distance 2r is. So देखो बेटा ऐसा है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बीच में फोर्स F है, और अगर हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक सिंगली आयनाइज्ड हीलियम है और उनको हमने 2r दूरी पर रखा है, तो देन व्हाट इज दी फोर्स बिटवीन, देन व्हाट विल बी दी फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, ये हमने देखना है। आप देखो बेटा ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर बाई क्या चीज आर स्क्वायर। नाउ एफ डैश, सो देखिए बेटा एफ डैश किसके बराबर हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास है प्रोटॉन और सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम। ठीक है बेटे, हीलियम का एटम जो है उस पर उसका मास 4 यूनिट्स होता है, एक प्रोटॉन के, और चार्ज 2 यूनिट्स होता है, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन उसके 2 गुना होता है। तो अब आप देखिए बेटा फोर्स एफ डैश विल बी प्रोपोर्शनल टू 2e इंटू ई, तो 2e स्क्वायर बाई डिस्टेंस हमने 4 कर दिया ना बेटा, 4r स्क्वायर, तो एफ डैश हो गया e स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर, यानी ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो एफ ही है, तो एफ डैश कितना हो गया बेटा एफ बाई 2, यानी कि फोर्स बिकम्स हाफ, तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई 2, सो आंसर बिकम्स सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखेंगे 27th क्वेश्चन। Infinite charges of magnitude q each are lying at x equal to 1, 2, 4, 8 so on meter on x-axis. The value of intensity of electric field at point x equal to 0 due to these charges will be. So देखिए बेटा हमारे पास मैग्नीट्यूड q के चार्जेस लाई कर रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये x इक्वल टू 0, ठीक है बेटे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 8 एंड सो ऑन। और ये चार्जेस है, ये भी q, ये भी q, ये भी q, ये भी q, x इक्वल टू, और इनफाइनाइट नंबर है चार्जेस का। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं एट द पॉइंट x इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं एट ए पॉइंट x इक्वल टू 0। तो बेटा देखो E जो है that will be equal to E1 plus E2 plus E3 by principle of superposition, क्योंकि सारों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में होगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सम हो जाएगा। सो अब आप देखिए बेटा ये हो जाएगा कितना, के क्यू बाई 1 स्क्वायर प्लस के क्यू बाई क्या चीज बेटे 2 स्क्वायर प्लस के क्यू बाई 4 स्क्वायर प्लस के क्यू बाई 8 स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो ये हो जाएगा बेटा कितना, के इंटू क्यू इंटू 1 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 16 प्लस 1 बाई 64 प्लस सो ऑन। ये इन्फिनिटी तक जा रही हैं सारी टर्म्स। ठीक है बेटे, ये आप देखिए ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया है। ये क्या बन गया हमारे पास, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। ठीक है बेटे, और इस जीपी की कॉमन रेशियो कितनी है 1/4। इस जीपी की कॉमन रेशियो कितनी है 1/4 है, और फर्स्ट टर्म क्या है 1। ठीक है, तो अगर एक इनफाइनाइट जीपी हो, इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना होता है, फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस कॉमन रेशियो a ओवर 1 माइनस आर। ठीक है बेटे, a ओवर 1 माइनस आर, तो a ओवर 1 माइनस आर देखिए कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू k इंटू क्यू 1 ओवर 1 माइनस 1/4। ठीक है बेटे, ये हो गया आपके पास 4 टाइम्स के क्यू बाय क्या चीज बेटे 3, 4 टाइम्स के क्यू बाय 3। सो ये हमारे पास अब वैल्यू किस तरह से दी हुई है मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बेटा 4 के क्यू बाय 3, तो ये 4 इंटू 9 इंटू 10 पावर 9 बाय 3। ठीक है, 4 इंटू 9 इंटू 10 पावर 9 बाय 3 इंटू क्यू बेटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा
12 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है बेटे। तो 12 इंटू 10 की पावर 9 क्यू, दिस मच न्यूटन फोर्स होगी। तो आंसर है आपके पास न्यूटन पर कूलम, ठीक है बेटे, न्यूटन पर कूलम यूनिट्स। तो ये होगी आपके पास आंसर इज ए पार्ट। आंसर क्या बनता है? ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 28th क्वेश्चन। Two small conducting spheres of equal radius have charges plus 10 micron coulomb and minus 20 micron coulomb respectively, and placed at a distance r from each other experience a force F1. If they are brought in contact and separated to the same distance, they experience a force F2. Then the ratio of F1 to F2 is, ठीक है बेटे। सो अब देखिए बेटा, ऐसा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक तो +10 माइक्रोन कूलम, और ये दो स्फीयर्स हैं बेटे, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं और इक्वल रेडियस है इनका, दोनों को r दूरी पर सेपरेट कर रखा है। और इस एक पे चार्ज है +10 और दूसरे पर चार्ज है -20 माइक्रोन कूलम, ठीक है बेटे। तो एक पर चार्ज है +10 और दूसरे पर है -20 माइक्रोन कूलम। और बेटा देखिए अब हमने क्या किया है, नाउ r दूरी पर इनको रखा है और बेटे फिर हमने इन दोनों को, नाउ दे एक्सपीरियंस ए फोर्स F1 इन बिटवीन, ठीक है बेटे। सो ये पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं बेटे, ये एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, और दोनों इतनी दूरी पर रखे हुए हैं, r दूरी पर रखे हुए हैं, और इनके बीच में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10 इंटू 20/r²। अच्छा बेटे, दोनों को कहा जाता है कि कांटेक्ट में ले आए, टच किया, तो टच करने पर, ठीक है बेटे, नाउ व्हाट विल बी दी रीडिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज की क्या हो जाएगी? रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, ठीक है बेटे। सो चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। नाउ चार्ज की यदि रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई, क्योंकि स्फीयर्स, जो कंडक्टिंग स्फीयर्स आपको ये दे रखे हैं, ठीक है, मैंने इनको पॉइंट चार्जेस ट्रीट इसलिए कर लिया क्योंकि रेडियस सेम है, रेडियस सेम है तो कैपेसिटेंस सेम होगी, कैपेसिटेंस सेम होगी तो चार्ज इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट होएगा, ठीक है बेटे। अब देखिए चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन होने पर ये आ जाएगा 10 -20 कंडक्शन के कारण अपॉन 2, ठीक है बेटे। तो ये आ गया -10 अपॉन 2, दैट इज -5, और यानी कि -5 और -5 रह जाएगा आफ्टर ब्रिंगिंग इन कॉन्टैक्ट, -5 माइक्रोन कूलम, और यहाँ पे भी कितना? -5 माइक्रोन कूलम। तो चार्ज आ गया -5 माइक्रोन कूलम का ईच, ठीक है बेटे। तो ये हो जाएगा आपके पास फोर्स अब कितनी हो जाएगी? F डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये फोर्स होगी रिपल्शन की। तो एक फोर्स को पॉजिटिव ले लो, एक फोर्स को नेगेटिव ले लो, ठीक है बेटे। तो अब देखिए F डैश अपॉन F, नाउ द रेशियो ऑफ F1 टू F2, ये F1 दे रखी है बेटे हमको, और ये वाली फोर्स F2 दे रखी है। तो F1/F2 विल बी इक्वल टू 10 इंटू 20/5 ठीक है बेटे। ये आ गया कितना बेटे? -8:1। -8:1 क्यों लिया मैंने? क्योंकि एक फोर्स अट्रैक्टिव है, एक फोर्स रिपल्सिव है। सो आंसर क्या बना? आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 29th क्वेश्चन। When a glass rod is rubbed with silk, it A part gains electrons from silk, gives electrons to silk, gains protons from silk, gives protons to silk. So देखो बेटा, एक ग्लास रॉड को यदि हम सिल्क से रब करते हैं तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स देता है सिल्क को, इट गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्क। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, इट गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्क, ठीक है बेटे। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन।
if a proton, a deuteron and an alpha particle are kept in the same field, तो ए पार्ट है, देखो बेटा एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन आप समझते हैं ये वाला पार्टिकल, ठीक है, एक ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन ड्यूटेरियम ये आइसोटोप है बेटे हाइड्रोजन का, और एक अल्फा पार्टिकल, इसका मास 1 है तो इसका मास 2 है, इसका मास 4 यूनिट्स है, तो चार्ज इसका 1 है, ये 1 यूनिट है, इसका 2 यूनिट्स चार्ज है। तो अब इन दोनों को हमने किस में रखा है, फील्ड में, और इनकी एक्सेलरेशन हमने कंपेयर करनी है, इनको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और इनकी एक्सेलरेशन हमने कंपेयर करनी है। तो एक्सेलरेशन देखो बेटा, फोर्स जो लगेगी, फोर्स इज चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन। सो जो एक्सेलरेशन हुई बेटा वो हो गई QE/m। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए प्रोटॉन विल बी, चार्ज भी 1 यूनिट है, मास भी 1 यूनिट है, तो प्रोटॉन की एक्सेलरेशन तो आ गई यही QE/m। अच्छा बेटे, अगर हमारे पास अब ड्यूट्रॉन है तो ड्यूट्रॉन के केस में क्या हो जाएगा, ड्यूट्रॉन के केस में चार्ज जो है वो है 2 यूनिट्स, ठीक है बेटे, सॉरी चार्ज जो है वो तो सिंगल यूनिट है, तो QE मास दुगना हो गया, मास 2 यूनिट्स हो गया, ठीक है बेटे, तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट है, अगर हम लोग लें अल्फा पार्टिकल का केस, तो अल्फा पार्टिकल के केस में बेटे चार्ज कितना हो गया, नाउ चार्ज बिकम्स 2 यूनिट्स और बेटा मास कितना है 4 यूनिट्स। तो अब आप देखिए दोबारा से कैंसिल होने पर अगेन, तो एक्सेलरेशन ऑफ ड्यूट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ alpha particle is same, acceleration of neutron or acceleration of alpha particle is same, so answer becomes B for Bombay, answer is B for Bombay 30th का। next बेटे 31st question, क्वेश्चन देखेंगे। mark the correct statement if point charge is located inside a spherical Gaussian surface away from its center। तो बेटा देखो ऐसा है कि एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज लोकेट किया है हमने और वो क्या है, सेंटर से अवे है, तो हमने करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। ए पार्ट बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव फॉर पार्ट ऑफ द सरफेस एंड नेगेटिव एट सम सरफेसेस। नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फील्ड लाइनें तो सरफेस से बाहर ही निकलेंगी। बी पार्ट, टोटल फ्लक्स डिपेंड्स ऑन रेडियस। सो देखो बेटा ऐसा है, ये हमारे पास स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से थोड़ा सा दूर कहीं हमने क्यू चार्ज रख रखा है, तो आंसर ए भी करेक्ट नहीं है। बी, टोटल फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन रेडियस, ये भी सही नहीं है। सी, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0, तो ये भी बात सही नहीं है क्योंकि चार्ज तो अंदर ही है। डी पार्ट, देयर इज नो पॉइंट ऑन दी सरफेस विच हैज 0 फ्लक्स, बिल्कुल सही बेटे, कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो सरफेस पे जहां पे फ्लक्स 0 हो, क्योंकि टोटली सारी फील्ड लाइंस क्या है, सरफेस से बाहर निकल रही हैं, तो इसलिए ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे कि फ्लक्स 0 हो जाए। ठीक है बेटे, नेक्स्ट 32nd क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे 32nd क्वेश्चन। The electric flux entering and leaving an enclosed surface is phi1 and phi2 respectively. The electric charge inside the enclosed surface will be, so देखो बेटा ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इतना एंटर कर रहा है और जो लीव कर रहा है एक एनक्लोज सरफेस पे, वो हमें दे रखा है phi1 और phi2, और हमसे कह रहा है the electric charge inside the enclosed surface will be, electric charge inside the closed surface will be। देखो बेटा flux linked with the closed surface is phi1 minus phi2, this is flux linked with the closed surface, तो this is equal to charge enclosed by epsilon naught, तो charge enclosed कितना हो गया बेटे, epsilon naught times phi1 minus, तो charge q is equal to epsilon naught into phi1 minus phi2, answer becomes C part, answer is C part। next बेटे 33rd question। इसका आंसर क्या हुआ 32nd का बेटे, आंसर हुआ 32nd का सी पार्ट। 33rd क्वेश्चन देखेंगे अब।
Two conducting spheres of radii r1 and r2 are equally charged. The ratio of their potentials is. So दो हमारे पास conducting spheres हैं और दोनों का रेडियस, एक का रेडियस r1 दूसरे का रेडियस r2 और दोनों को हमने कैसा करा है, इक्वली चार्ज कर दिया है और हमने क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल्स इज, पोटेंशियल्स की रेशियो निकालनी है. सो देखो बेटा V1 इज इक्वल टू के क्यू बाय R1 और पोटेंशियल V2 कितना हो जाएगा, के क्यू बाय R2. सो V1 बाय V2 विल बी इक्वल टू R2 बाय R1. तो V1 बाय V2 इज इक्वल टू R2 बाय R1. तो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर इज B फॉर बॉम्बे. आंसर इज B फॉर बॉम्बे. 34th देखेंगे अब. Inside a hollow charged spherical conductor, the potential, तो एक hollow charged spherical conductor है हमारे पास और अंदर पोटेंशियल कैसा होगा बेटे. सो देखिए बेटा ऐसा है, hollow charged conductor में पोटेंशियल इज इनसाइड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट और वो इनसाइड पॉइंट पे जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस, दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय आर. सो आंसर बिकम्स, आंसर इज ए पार्ट. आंसर क्या हो गया बेटा, ए पार्ट. नेक्स्ट 35th क्वेश्चन. The electric potential at a point on the axis of an electric dipole depends on the distance x of the point from the dipole s. ठीक है बेटे. सो अब देखिए बेटा एक हमारे पास डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू और इसके एक्सिस पे ये पॉइंट पी चला गया. ये कितनी दूरी पर है, x दूरी पर. तो हमने इस पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करनी है. तो देखो बेटा इसके v विल बी इक्वल टू v माइनस क्यू प्लस v प्लस क्यू. ये हो गया माइनस के क्यू बाई एक्स प्लस एल और यहाँ पे हो जाएगा प्लस के क्यू बाई एक्स माइनस एल. तो ये हो गया बेटा k इंटू क्यू ओवर 1 बाय एक्स माइनस एल माइनस 1 बाय एक्स प्लस एल. तो ये हो गया बेटा के क्यू और ये हो जाएगा 2l ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर. तो ये हो गया आपके पास, ये हो गया बेटा के पी. ठीक है बेटे. तो ये हो गया के पी. अगर x इज ग्रेटर देन l तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. तो आंसर क्या हुआ, बी फॉर बॉम्बे. आंसर इज बी फॉर बॉम्बे.